बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम जो इमरजेंसी का टॉपिक है उसका दी एंड करने वाले हैं अपनी लास्ट पार्ट, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स जंप इनटू इट। तो देखो, हम फिर से बेसिक वही बात करते हैं कि इमरजेंसी की प्रोविजन है क्या। जब जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं उस पीरियड ऑफ गवर्नेंस को जब उन्हें लगता है कि कुछ क्राइसिस सिचुएशन जो है क्रिएट हो चुकी है। ये अंडर द एडवाइस ऑफ कैबिनेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी ओवररूल कर सकते हैं। जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो पार्ट 18 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे एनेबल किया जाता है कि अगर कोई भी अब नॉर्मल सिचुएशन आ गई है तो उसे इफेक्टिवली डील करा जा सके। जो रैशनैलिटी है इसके पीछे वो ये है कि सेफ गार्ड करना है सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी हमारी कंट्री की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की इमरजेंसी है। पिछली 2 इमरजेंसी हमारी पिछली 2 वीडियोस के अंदर है। आप वो वीडियोस जरूर देखें ताकि आपका ये टॉपिक अच्छे से जो है क्लियर हो जाए। हमने उसके अंदर सारे MCQs हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करी है। आपको इमरजेंसी के लिए कहीं और से बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और हाँ, अगर इसके बाद आप कोई और टॉपिक जो आपकी पसंद का है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर बात करी जाए, तो जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो चलो फटाफट से देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी वो सिचुएशन है जब कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो या क्राइसिस हो। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है ताकि कंट्री ऐसी सिचुएशन से बाहर आ जाए। डॉक्टर BR अम्बेडकर आर्टिकल 360 को बोलते थे कि ये नेशनल रिकवरी एक्ट 1933 जो US के अंदर है उसको फॉलो करा गया है। यहाँ पे वहाँ पे भी प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाता था कि अगर कोई ऐसी जैसे वहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन की सिचुएशन आई थी या और भी ऐसी सिचुएशंस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो उनको डील करने के लिए। तो वैसे ही उसी को फॉलो करते हुए इंडिया के अंदर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लेके। तो देखो, वैसे भी अगर आप देखो जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो उस पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसी प्रोविजंस डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये एक स्टेप उन्होंने जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने लिया था। चलो देखें तो ग्राउंड्स क्या है इसके डिक्लेरेशन के। 360 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हो अगर वो सेटिस्फाइड है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट है जो इंडिया का या किसी भी टेरिटरी ऑफ इंडिया का वो अंडर थ्रेट है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये जो सेटिस्फैक्शन है यहाँ पे इसे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया गया था, क्योंकि अब जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वैसे भी जुडिशियल रिव्यू को कहीं से भी हटाया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट्री अप्रूवल, तो जो प्रोक्लेमेशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी की ये दोनों हाउसेज अप्रूव करेंगे विद इन 2 months, ठीक है। और हमने ये पहले भी देख चुके हैं कि ये 1 month था 352 के केस के अंदर, ठीक है, जैसे ही इसे इशू किया जाता है। ये जो प्रोक्लेमेशन है ये 30 days तक सर्वाइव करेगी। कब, मैंने आपको बताया था कि अगर राज्यसभा ही है, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस और उस टाइम पे लोकसभा नहीं है सेशन के अंदर, तो राज्यसभा अप्रूव कर देगी। बट जैसे ही लोकसभा सेशन के अंदर आती है तो उसकी फर्स्ट सिटिंग के बाद उसे 1 महीने के अंदर यानी कि 30 days के अंदर अंदर उसे अप्रूव करना पड़ेगा। कोई भी तरह की इमरजेंसी है उसे अप्रूव करना पड़ेगा। और अगर वो अप्रूव नहीं करती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे वही बात कि मीन टाइम में राज्यसभा इसे अप्रूव कर सकती है। तो जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी दोनों हाउसेस के द्वारा फाइनेंशियल इमरजेंसी इनडेफिनेटली, यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम पीरियड नहीं है जब तक इसे रिवोक नहीं किया जा सकता, ये एग्जिस्ट करेगी। देखो, हमने दोनों इमरजेंसी के केसेस में हमने उसका डिफरेंस भी पढ़ा था। हमने दोनों इमरजेंसी के केसेस में ये देखा था कि सर्टेन टाइम पीरियड है, उसके बाद उसे फिर से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, री अप्रूवल होगा। बट यहाँ पे री अप्रूवल की नीड नहीं है, तो यहाँ पे नो रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो ये जो रेजोल्यूशन है अप्रूव करने का, प्रोक्लेमेशन फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये दोनों हाउसेज में से पार्लियामेंट के पास किया जा सकता है और ये सिंपल मेजोरिटी से जो है पास किया जा सकता है। और यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल मेजोरिटी का मतलब आप सबको पता है, ठीक है। और जब इसे खत्म करना है तो ये भी बहुत इजीली से जो है रिवोक किया जा सकता है। रेवोकेशन कैसे होगी, देखो ये जो है प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से, और यहाँ पे हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो इस इमरजेंसी का ना सबसे इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट ही है, क्योंकि ये आज तक लगी नहीं है
तो इफेक्ट्स हमें पता होने चाहिए, है ना। तो क्योंकि देखो अगर कोई चीज ये काइंड ऑफ एक थ्रेटिकल क्वेश्चन है तो इसके ऊपर चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि इमरजेंसीज न्यूज में रहती हैं। तो वो दोनों इमरजेंसी जो हैं वो, चलो हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो वो 3 बार लग चुकी है, स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बार लग चुकी है, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। तो अगर इमरजेंसी का टॉपिक आप न्यूज में पढ़ते हो ना, तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि इमरजेंसी पे ही क्वेश्चन पूछना है, तो कुछ ऐसा पूछना है जो उनके ध्यान में शायद ना हो। तो ये है करंट से रिलेटेड ही एक तरह से, पर आपको थ्रेटिकली उसमें पूछ लिया जाएगा। तो ये स्टैटिक के लिए भी लगा लो, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यहाँ पे, जो सेंटर है, वो ऑर्डर्स देती है, डायरेक्शंस देती है स्टेट को कि आपने जो है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के कैनन्स को ऑब्जर्व करना है। मतलब कि आपने जैसे घर पे अगर कभी भी हमारे घर की जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली अच्छी ना हो, तो क्या होता है कि घर पे ये बोलते हैं ना यार थोड़ा खर्चा कम करो, सबको घर पे ये बोला जाता है खर्चा कम करो। तो वैसे ही स्टेट्स को बोला जाता है कि थोड़ा ध्यान से जो है उन्हें फाइनेंशियली मूव करना है, स्पेसिफाइड डायरेक्शंस में मूव करना है। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट को दे सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंट को लगता है कि जरूरी है इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए। एनी सच डायरेक्शन में इंक्लूड द प्रोविजन कि यहाँ पे सैलरीज कम कर दो, किसी भी जो सरकारी नौकरी में लोग हैं उनकी सैलरीज कम करी जा सकती है, या फिर कोई भी तरह का जो मनी बिल होगा या कोई भी फाइनेंशियल बिल होगा वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसके बाद ही लेजिस्लेचर के पास जाएगा, इवन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं रिडक्शन करने के लिए सैलरी एंड अलाउंसेस, किसी भी क्लास जो यूनियन के अंदर सर्व कर रहे हैं, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। उसके बाद ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी जो सेंटर है उसको पूरा कंट्रोल हो जाता है स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। यहाँ पे आपने याद रखना है सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। अब क्रिटिसिज्म क्या है, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी की क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ रहे, इमरजेंसी प्रोविजंस की ही जो है क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरी तीनों इमरजेंसी। तो यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्रिटिसाइज किया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लेके आना चाहिए। अब उनके क्या पॉइंट्स थे कि जो फेडरल कैरेक्टर है, कि एक तरह से क्या है कि जब भी इमरजेंसी लगती है तो फेडरल कैरेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यूनियन ही सारा पावरफुल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक तरह से तब्दील हो जाती है। फिर दूसरा क्या है कि जो पावर्स ऑफ द स्टेट, both union and the units will entirely be concentrated in the hands of union executive. Obviously अगर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ आप मूव कर रहे हो तो सारी की सारी जो पावर है वो यूनियन के पास चली जाएगी। और उन्हें लगा कि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगी तो यूनियन आर्बिट्रेरी या अनफेयर या अनरीजनेबल जो एक्शंस हैं वो ले सकते हैं। प्रेसिडेंट एक तरह से डिक्टेटर बन जाएगा इस सिचुएशन में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट्स है वो भी नलिफाइड हो जाएगी। देखो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने उसको नलिफाई कर दिया तो एक तरह से तो वो बस आप ये लगा लो कि आपने शेर के दांत निकाल दिए। तो यही प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जब स्टेट्स की चली जाएगी तो वहां पे सरकार का होना ना होना उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स भी मीनिंगलेस हो जाते हैं। फिर डेमोक्रेटिक फाउंडेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर इन्हें सही तरह से यूज नहीं किया जाए। बट इन चीजों को डिफेंड करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ये सारी पॉसिबिलिटीज जो भी आप बोल रहे हो मैं इन्हें डिनाई नहीं करता हूँ अगर ये आर्टिकल्स गलत तरह यूज होते हैं। बट उन्हें ये लगता था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा यूज हो सकते हैं। बट उन्हें बहुत ज्यादा फेथ थी हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के ऊपर कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और वो समझदारी से इन्हें यूज करेंगे। दूसरा, उन्हें फेथ थी हमारे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर कि वो ध्यान रखेंगे कि उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उन्हें ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरोसा दिखाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे पॉलिटिशियंस के अंदर और हमारे यहाँ के लोगों के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट है ओपिनियंस इन फेवर ऑफ इंक्लूजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। सबसे पहले क्या बात है, द वेरी लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं वो इसे लाइफ ब्रेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। महावीर त्यागी से सेफ्टी वॉल्व बोलते हैं। एंड देयर आर टाइम्स जब नेशन जो है उसने अनएक्सपेक्टेडली एंड सडनली जो है ऐसे इवेंट्स हुए या ऐसी फोर्सेज हुई जिससे हमारे यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो एंडेंजर्ड हो गई, हमारे सिटीजन्स की लाइफ एंडेंजर हुई। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमें ये जरूरी हो जाता है कि थोड़े टाइम के लिए जो इंडिविजुअल लिबर्टी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और कोप करा जा सके ऐसी डेंजर्स के साथ। तो इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से तीनों के अंदर। 352 के अंदर अप्रूवल 1 महीने के अंदर देना होता है, वहीं पे 356 में और 60 में 2 मंथ्स है।
मेजॉरिटी अगर हम देखें तो 352 के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बाकी दोनों में सिंपल चाहिए। रेवोकेशन कैसे हो सकती है? अगर प्रेसिडेंट सिर्फ लोकसभा, यहाँ पे पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, यहाँ पे बाय प्रेसिडेंट नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड, सेम यहीं पे, ठीक है। और पीरियड देखो, जो 352 है उसे अनलिमिटेड पीरियड के लिए जो है वो किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, बट यहाँ पे इसको फिर से रीअप्रूवल लेना पड़ता है। यहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स है, उसके बाद सिर्फ तभी हो सकता है 1 ईयर के बाद। इनफैक्ट हमने यहाँ पे ये देखा था कि 1 ईयर के बाद भी 2 सिचुएशन होनी चाहिए, उसके बाद ही इसे आगे जो है रीअप्रूव किया जा सकता है। वो 2 सिचुएशन क्या थी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर आपको ये सिचुएशंस के बारे में नहीं पता तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है और यहाँ पे रिपीट करना अप्रूवल को रिक्वायर्ड नहीं है। तो फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक अच्छे से सॉलिड खत्म हो जाएगा। हु कैन डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन अ कंट्री? तो हमने तीनों केसेस के अंदर देखा था जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इमरजेंसी प्रोविजंस? पार्ट 18। हमने तीनों वीडियोस के अंदर ये देखा है, आपको अब तक तो ये रट जाना चाहिए। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो कौन सा आर्टिकल है? अभी पढ़ के आए हैं 360। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल इमरजेंसी? अब आप देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये तो सही है। नेक्स्ट इज द रेजोल्यूशन अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो क्या ये स्पेशल मेजोरिटी था? जी नहीं, ये है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, इसमें ये जो है करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन अ फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड? तो कौन सी सर्कमस्टांसेस के अंदर इसे डिक्लेयर किया जा सकता है? तो बोथ ए एंड बी। देखो, अगर फाइनेंशियल एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आएगा, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है कंट्री के अंदर, या क्रेडिट जो है हमारी कंट्री का वो खतरे में है, इन द केस ऑफ थ्रेट ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर उसकी किसी भी पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया था हमने? जर्मनी। कई बार आपको यहाँ पे वियमर लिखा आ सकता है, तो आपको याद रखना है वियमर भी जो है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है, उसे वियमर रिपब्लिक भी जो है बोला जाता था। तो ये जर्मनी। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो आज तक कभी भी यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। जब हमारा यहाँ पे 1990s के अंदर क्राइसिस आया था, जब LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी एक बार तो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती थी, बट वहाँ पे जो है उस सारी सिचुएशन को हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया, तो इसीलिए आज तक इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और भी मोटिवेट हों आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपको इस वीडियो का जो सारा PDF है वो हमारे कमेंट सेक्शन में, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन करें। वहाँ पे रेगुलर हमारे टेस्ट्स भी आते हैं और हमारे PDFs भी वहीं अपलोड होते हैं। थैंक यू।